हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 27 मार्च 1977 दो विशालकाय प्लेन एक ही रनवे पर आ गया। पूरे एयरपोर्ट में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ना तो प्लेन के पायलट को पता चल पाया और ना ही ATC को कुछ दिखाई दे रहा था। वो बस रेडियो कॉल से दोनों प्लेन्स को गाइड कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। टेक ऑफ के दौरान दोनों ही प्लेन एक ही रनवे पर आ गया और हुआ एक जोरदार धमाका। दिन था 27 मार्च 1977। KLM का एक विमान बोइंग 747 एम्स्टर्डम नीदरलैंड से उड़ान भरा। प्लेन में 234 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को कैनरी एयरपोर्ट जाना था। कैनरी एयरपोर्ट एक आइलैंड पर बना हुआ है जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड से दूर जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से पैन AM बोइंग 747 उड़ान भरा। ये दोनों ही प्लेन बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन है। पैन AM में 380 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये प्लेन भी कैनरी आइलैंड ही जा रहा था। समुद्र के रास्ते से होते हुए KLM कैनरी आइलैंड पहुंच गया, लेकिन ATC ने KLM को लैंड करने का परमिशन नहीं दिया क्योंकि इस एयरपोर्ट में एक हादसा हो चुका था। दरअसल करीब 1 घंटे पहले कैनरी एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक कॉल आया कि एयरपोर्ट में एक बॉम्ब है। इसके कुछ ही मिनटों बाद हुआ एक धमाका जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। इसके बाद एक दूसरा कॉल आया। उसने कहा कि एयरपोर्ट में एक और बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है। अब तुरंत ही एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया और यहाँ पर जितने भी फ्लाइट्स लैंड करने वाली थी उन सभी को डाइवर्ट करके टेनरिफ एयरपोर्ट भेजा जाने लगा। यही वजह है कि KLM को भी टेनरिफ एयरपोर्ट भेज दिया गया। इस एयरपोर्ट में हमेशा लो विजिबिलिटी रहती है, तुरंत ही फॉग देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि इस आइलैंड के अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि हम एक नया एयरपोर्ट बनाएंगे साउथ की ओर। नाउ यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर वेदर कंडीशन इतनी खराब रहती है कि पूरे के पूरे एयरपोर्ट को शिफ्ट करना पड़ रहा है साउथ की ओर। आज अगर हम इस आइलैंड में देखें तो टेनरिफ नाम से हमें 2 एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टेनरिफ नॉर्थ और साउथ एयरपोर्ट। खैर उस समय सिर्फ टेनरिफ नॉर्थ ही एग्जिस्ट करता था। ये एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जिसमें सिर्फ एक ही रनवे मौजूद है, लेकिन उस दौर में भी रनवे की लंबाई इतनी थी कि KLM जैसे विशालकाय प्लेन भी आसानी से लैंड कर जाए। जब KLM ने लैंड किया तो उसने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्लेन्स पहले ही लैंड किया हुआ है। सारा पार्किंग एरिया ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। इसलिए ATC ने कहा कि आप टैक्सी वे में ही प्लेन को खड़ा कर दीजिए। उधर पैन AM भी कैनरी एयरपोर्ट पहुंच गया। अब उन्हें भी ये पता चला कि एयरपोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ है। ATC ने साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते। कैप्टन ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास 2 घंटे का एक्स्ट्रा फ्यूल है, हम होल्डिंग पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। होल्डिंग पैटर्न कहने का अर्थ ये है कि जब तक लैंडिंग क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक हम प्लेन को एयरपोर्ट के चारों ओर उड़ाते रहेंगे। पर ATC ने कह दिया कि नहीं, हमें ये नहीं पता कि और कितना समय लग सकता है। जब तक दूसरे बॉम्ब का पता नहीं चल जाता तब तक हम किसी भी प्लेन को लैंड कराने का परमिशन नहीं दे सकते। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पास के ही एयरपोर्ट टेनरिफ नॉर्थ में जाकर लैंड कर जाए। अब पैन AM भी उसी एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा जहां पहले से ही पूरा एयरपोर्ट फुल हो चुका था। टेनरिफ ATC भी मजबूरी को समझ रहा था, इसलिए उसने कहा कि एयरपोर्ट में जगह तो नहीं है पर लैंड कर जाओ। और टैक्सी वे में KLM फ्लाइट को पहले से ही पार्क किया गया है, आप भी उसी प्लेन के पीछे टैक्सी वे में पार्क कर दे। KLM के सारे पैसेंजर्स बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए उन्हें प्लेन के बाहर वेटिंग रूम में भेज दिया गया। उधर पैन AM के लैंडिंग के बाद कैप्टन ने कहा कि मेरे भी पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में जाने की इजाजत दिया जाए। पर ATC ने कहा कि अब इतने सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं कि वेटिंग रूम भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अगर आपके भी पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं तो बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए अब और नहीं। सारे पैसेंजर्स इंतजार करते करते थक चुके थे कि कब ये प्लेन दोबारा से उड़ान भरेगा। KLM के कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना हम फ्यूल भर ले ताकि हमें दोबारा से फ्यूल भरने के लिए इंतजार ना करना पड़े। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। कैप्टन ने कहा कि भाई हमारा टैंक फुल कर दो।
तभी कैनरी आइलैंड से एटीसी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अब दोबारा से रीओपन हो चुका है। अब सारे प्लेन्स कैनरी एयरपोर्ट में लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट में टैक्सीवे एक ऐसा रास्ता होता है जो प्लेन्स को रनवे तक ले जाता है। पैन एम टैक्सीवे में ही खड़ा था और उसके आगे KLM फ्लाइट थी। KLM ने पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा था, यानी कि जब तक ये प्लेन टेक ऑफ ना कर ले तब तक टेनरिफ एयरपोर्ट का कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। अब कैनरी एयरपोर्ट के ओपन हुए आधे घंटे से भी अधिक समय हो चुका था और KLM को फ्यूल भरने में करीब 35 मिनट का वक्त लगने वाला था। फ्यूल भरने के बाद सारे पैसेंजर्स वेटिंग रूम से वापस KLM में सवार होने लगे, लेकिन इनमें से एक पैसेंजर अभी भी मिसिंग था। काफी खोजबीन के बाद ये पता चला कि वो पैसेंजर अपना लगेज लेकर निकल गई। उसे टेनरिफ सिटी में ही रुकना था। खैर, इन सारे लफड़ों के बाद फाइनली KLM तैयार हो गया टेक ऑफ करने के लिए। ATC ने कहा कि टैक्सीवे तो ब्लॉक है, इसलिए आप आगे से रनवे तक जाओ। इसके बाद तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि थर्ड एग्जिट ना आ जाए। थर्ड एग्जिट में मुड़ जाना है। इसके बाद आगे जाकर टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना है। नाउ ये थर्ड एग्जिट क्या है? दोस्तों, एक रनवे 10,000 फीट से भी अधिक लंबी हो सकती है। सपोज एक छोटा प्लेन इस रनवे पर लैंड करता है तो वो आसानी से 2-3 हजार फीट के रनवे में ही रुक सकता है। ऐसे में इस प्लेन को रनवे के आखिरी छोर तक जाकर मुड़ने की जरूरत नहीं है। रनवे के बीच बीच में भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, इसे हम एग्जिट कहते हैं। इसी एग्जिट से होते हुए प्लेन टैक्सीवे तक पहुंच सकता है और आगे जाके यात्रियों को उतार सकता है। यही वजह है कि नॉर्मली एक रनवे में एक से अधिक एग्जिट बनाया जाता है। टेनरिफ एयरपोर्ट के रनवे में 4 एग्जिट मौजूद था। ATC ने KLM से कहा कि आपको थर्ड एग्जिट में मुड़ना है, लेकिन यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट एक जैसा सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे मौसम खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से रेडियो कॉल में नॉइज भी काफी बढ़ने लगा। KLM का फर्स्ट ऑफिसर बार बार ये कंफर्म कर रहा था कि फर्स्ट में मुड़ना है या थर्ड में। इसी कंफ्यूजन को देखते हुए ATC ने कहा कि आप एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड को साइड में रखो और सीधे चले जाओ। तब तक सीधे चलते रहना जब तक कि रनवे का आखिरी छोर ना मिल जाए। इसके बाद सीधा यू टर्न ले लेना। अब मौसम इतनी खराब हो चुकी थी कि ATC टावर से ना तो प्लेन दिख रहा था और ना ही रनवे। एयरपोर्ट में ग्राउंड रडार भी नहीं था जिसकी मदद से प्लेन के लोकेशन को देखा जा सकता है। खैर, KLM निकल पड़ा। इस प्लेन के पीछे पैन एम खड़ा था। ATC ने कहा कि आप भी KLM को फॉलो करते हुए थर्ड एग्जिट में मुड़ जाना। अब पैन एम के कैप्टन को भी कंफ्यूजन होने लगा कि ATC ने फर्स्ट बोला या थर्ड। इस कंफ्यूजन को देखते हुए ATC ने क्लियर किया कि आपको थर्ड एग्जिट में मुड़ना है। 1 2 3 थर्ड। अब इतना डिटेल में समझाने के बाद पैन एम के दोनों पायलट को ये समझ में आ गया कि उसे थर्ड एग्जिट में मुड़ना है। फिर क्या था, वो भी KLM के पीछे पीछे निकल गए। अब तक मौसम इतनी खराब हो गई कि पैन एम के पायलट अपने आगे जा रहे KLM फ्लाइट को भी देख नहीं पा रहे थे। ऊपर से रनवे में लाइटिंग भी नहीं था। कुछ ही देर में KLM रनवे पर यू टर्न लेके टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया, जबकि पैन एम धीरे धीरे रनवे में रन करते करते 2 एग्जिट को पार करते हुए थर्ड एग्जिट में मुड़ना था। पर कम विजिबिलिटी के कारण पायलट थर्ड एग्जिट को देख नहीं पाया और वहां से आगे निकल गया। पायलट आसानी से फर्स्ट एग्जिट और सेकंड एग्जिट को देख सके, इसके लिए बोर्ड भी लगा हुआ था। लेकिन थर्ड एग्जिट में जहां पैन एम को मुड़ना था वहां पर कोई भी बोर्ड या मार्क नहीं लगा हुआ था। ऊपर से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। यही वजह है कि पैन एम के पायलट ने थर्ड एग्जिट को भी पार कर दिया। उधर KLM टेक ऑफ चेकलिस्ट को चेक करके टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। कैप्टन थ्रस्ट लीवर को बढ़ाने लगा। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर वेट, अभी हमें ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं दिया है। इतना कहते हुए फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो कॉल करके ATC से कहा कि सर वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ एंड वेटिंग फॉर ATC क्लियरेंस। नाउ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि फर्स्ट ऑफिसर ने 2 लाइंस को एक बार में कहा। We are ready for takeoff and waiting for ATC clearance. If the plane is ready for takeoff, अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है तो यहाँ पर ATC ये बताता है कि आपको टेक ऑफ के बाद कितने एल्टीट्यूड पर जाना है और किधर मुड़ना है। अगर पायलट सिर्फ एक लाइन बोलता कि वेटिंग फॉर ATC क्लियरेंस, तब सिंपली ATC ये बताता कि आपको टेक ऑफ करना है या रुकना है। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने 2 लाइंस को एक साथ बोला।
अब एटीसी ने समझा दिया कि आपको टेक ऑफ करके किधर जाना है, पर एटीसी ने दूसरे लाइन का जवाब नहीं दिया कि टेक ऑफ करना है या नहीं। फर्स्ट ऑफिसर ने फिर से पूछा, नाउ वी आर एट टेक ऑफ। इस लाइन को सुनकर एटीसी ने समझा कि केएलएम टेक ऑफ पोजीशन में है, जबकि पायलट के कहने का मतलब ये था कि वी आर टेकिंग ऑफ, नॉट एट टेक ऑफ पोजीशन। केएलएम का ये लाइन एटीसी और पैन एम के पायलट ने भी सुना। एटीसी ने कहा कि ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। मतलब कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक वेट करो। ठीक उसी समय पैन एम के पायलट ने भी रिप्लाई किया, नाउ वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे द क्लिपर 1736। अब क्योंकि दोनों ने केएलएम को एक साथ रिप्ले किया, इसलिए दोनों का वॉइस मिक्सअप हो गया और केएलएम के पायलट को ओके के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बार इन बातचीत को एक सीक्वेंस में सुन के देखते हैं। Now we are at takeoff. ओके, Now Stand we by are for still takeoff, taxiing I down will the call runway. you. The Clipper 1736. नाउ आप भी साफ साफ सुन सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ओके वर्ड सही से सुनाई दे रहा है। ओके, Now Stand we by are for still takeoff, taxiing I down will the call runway. you. The Clipper 1736. एटीसी ने कहा कि वेट करो। पैन एम ने कहा कि भाई अभी भी हम रनवे पर हैं, पर केएलएम के पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आया और इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही जरूरी मैसेज को मिस कर दिया। फॉग इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि एटीसी, केएलएम और पैन एम कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। सिर्फ ओके सुनकर केएलएम के पायलट ने ये सोच लिया कि हमें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुका है। उन्होंने थ्रस्ट लीवर को आगे बढ़ाया, ब्रेक को रिलीज किया। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन स्पीड पकड़ने लगा। एटीसी को अभी भी ये लग रहा था कि केएलएम अभी वेट कर रहा है और पैन एम अभी भी रनवे पर टैक्सिंग कर रहा है। इसलिए उन्होंने पैन एम से कहा कि जब आपका क्लियर हो जाएगा तब हमें बताना। पैन एम के पायलट ने कहा कि ओके, क्लियर करके बताता हूँ। इन दोनों की बातचीत को केएलएम के पायलट ने भी सुन लिया। केएलएम के पायलट भी अब हैरान हो गए कि क्लियर करके बताता हूँ इसका क्या मतलब? क्या पैन एम अभी भी रनवे पर टैक्सिंग कर रहा है? दोनों पायलट हैरान होकर पैन एम से पूछा कि क्या आप अभी भी रनवे पर ही हैं? पैन एम ने कहा कि ओ यस, अभी भी हम रनवे पर टैक्सिंग कर रहे हैं। ये बात कहते ही केएलएम का फ्लाइट पैन एम के बेहद नजदीक आ गया। इतना नजदीक कि केएलएम के पायलट आसानी से रनवे के बीच खड़े पैन एम को साफ साफ देख पा रहे थे। प्लेन इतना स्पीड पकड़ चुका था कि इसे अब रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया। तुरंत ही कैप्टन ने थ्रस्ट को फुल कर दिया और योक को जोर से खींचने लगा ताकि प्लेन जल्दी से टेक ऑफ हो जाए। प्लेन का टेल रनवे से रगड़ खाने लगा। प्लेन हवा में तो उठ गया, पर इतना ऊपर उठ नहीं पाया कि वो पैन एम के ऊपर से उड़कर निकल जाए। फाइनली हुआ एक जोरदार धमाका। दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा चुके थे। एक विशाल आग का गुब्बार उठा। केएलएम पैन एम के ऊपरी छत को तोड़ते हुए आगे की ओर निकल गया। देखते ही देखते पूरा रनवे एक विशाल आग के गोले में बदल गया। प्लेन के जलते हुए टुकड़े करीब 1000 फीट के दायरे में फैल गया। पैन एम के अगले सीट में बैठे पैसेंजर्स अभी भी सही सलामत थे, पर कॉलिजन के कारण सारा डोर जाम हो चुका था, इसलिए कोई भी यात्री बाहर नहीं निकल पा रहा था। सारे जिंदा यात्री रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहे, पर कोई भी आने का नाम नहीं ले रहा था। उधर केएलएम के पायलट भी होश में ही थे। उन्होंने नोटिस किया कि अब भी प्लेन का सारा इंजन रनिंग कंडीशन में है। ऐसे में कोई अगर भागते हुए इंजन के पास से गुजरेगा तो हो सकता है वो इंजन में शक हो जाए। इसलिए पायलट ने जैसे ही इंजन के स्विच को ऑफ करने के लिए ऊपर की ओर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ऊपर का छत ही गायब हो चुका था। खैर 2 मिनट के बाद इंजन अपने आप बंद हो गया। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उधर रेस्क्यू टीम घने कोहरे में ये देख भी नहीं पा रहे थे कि जाना किधर है। केएलएम ने अभी अभी अपना टैंक फुल कराया था, इसलिए केएलएम में भीषण आग लग गई। रेस्क्यू टीम इसी आग की चमक को फॉलो करते हुए केएलएम की ओर निकल पड़े। फायर फाइटर की गाड़ियां भी फॉग में धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि ड्राइवर को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उन्हें ये डर था कि कहीं ये गाड़ी कोई घायल पैसेंजर के ऊपर न चढ़ जाए। जब बचाव दल केएलएम के पास पहुंची तो प्लेन के टूटे मलबे और आग को देखकर ही ये समझ गए कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा। उधर पैन एम की किस्मत थोड़ी अच्छी थी। प्लेन के अगले हिस्से में बहुत सारे लोग जिंदा थे। किसी तरह से पैसेंजर्स टूटे रूफ में चढ़कर बाहर निकलने में कामयाब भी हो रहे थे। इस हादसे में केएलएम के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए, सिवाय एक के
जिसने दोबारा से प्लेन में बैठने के लिए मना कर दिया था और वो टेनरिफ सिटी में ही रुक गया था। उधर पैन एम में मौजूद 396 लोगों में से 335 लोग मारे गए। सिर्फ 61 लोगों की ही जान बच पाई, जिनमें से दोनों पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भी शामिल थे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं हादसे के कुछ मिनट पहले से, जब केएलएम के कैप्टन वेंजन टेन ने जबरदस्ती प्लेन को टेक ऑफ कराने लगा। तब फर्स्ट ऑफिसर ने ये समझाया कि सर हमें एटीसी के द्वारा टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं मिला है। एटीसी ने कभी भी नहीं कहा कि क्लियर फॉर टेक ऑफ। फिर भी केएलएम के कैप्टन ने टेक ऑफ करा दिया। प्लेन के फ्यूल टैंक को अभी फुल कराया गया था, जिससे प्लेन का वजन 45 टन बढ़ गया और ये प्लेन जल्दी से टेक ऑफ नहीं कर पाया। एयरपोर्ट में ग्राउंड रडार भी मौजूद नहीं था। इस ग्राउंड रडार को SMR यानी कि सरफेस मूवमेंट रडार भी कहते हैं। इस रडार के मदद से कम विजिबिलिटी, इवन रात को भी एटीसी आराम से देख सकता है कि रनवे के किस हिस्से में कौन सा प्लेन या गाड़ी मौजूद है। पर अफसोस ये रडार टेनरिफ एयरपोर्ट में मौजूद नहीं था। इस हादसे में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हुई। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस का यूज किया गया जिसे एविएशन में यूज नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसलिए इस हादसे के बाद बहुत सारे बदलाव किया गया, जैसे कि टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब प्लेन को टेक ऑफ की मंजूरी देनी हो या फिर टेक ऑफ कैंसिल करना हो, जैसे कि क्लियर फॉर टेक ऑफ, कैंसिल टेक ऑफ क्लियरेंस। सिर्फ 2 ही कंडीशन में टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब कभी भी टेक ऑफ वर्ड यूज करना हो तो उसके जगह पर डिपार्चर यूज करना है, जैसे कि रेडी फॉर डिपार्चर। हादसे के बाद स्टैंडर्ड फ्रेज का यूज करना जरूरी घोषित कर दिया गया। मतलब कि जो भी बोलना है स्पष्ट बोलो और एविएशन की लैंग्वेज में बोलो। ऐसा नहीं कि वी आर एट टेक ऑफ बोल के निकल पड़ो। एटीसी को भी आदेश दिया गया कि आप सब शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि ओके, यस, नो, रोजर। ये सब वर्ड आप नहीं बोल सकते। घटना के 1 साल बाद टेनरिफ एयरपोर्ट में ग्राउंड रडार भी लगा दिया गया। इवन एक दूसरा टेनरिफ एयरपोर्ट टेनरिफ आइलैंड के साउथ में बन रहा था, उसे भी घटना के 1 साल बाद कंप्लीट कर दिया गया। आज ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेनरिफ साउथ में जाकर लैंड करती है, न कि टेनरिफ नॉर्थ में, जहां पर तुरंत ही विजिबिलिटी लो हो जाती है। टेनरिफ साउथ का वेदर अच्छा रहता है। आज अगर हम इस आइलैंड में देखें तो हमें टेनरिफ नाम से 2 एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस हादसे में मारे गए लोगों के रिलेटिव्स आज भी टेनरिफ सिटी आते हैं अपनों को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो अपने जिसे दोबारा वो कभी मिल ना सके, दोबारा कभी देख ना सके, आखिरी वक्त में अलविदा भी नहीं कह पाया। आज भी ये हवाएं सुकून दे जाती है, मानो इन्हीं वादियों में कोई अपना रहता हो। इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के नाम आज भी यहाँ पर अंकित है। ये हादसा एविएशन के इतिहास में सबसे भयानक हादसे में से एक है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।